का सभी बात करवा देना, ठीक। तो ये ऐसा थोड़ी है कि जब मर्जी तब आप लोग आ जाओ, जब मर्जी गायब हो जाओ। सर जी आदि इन लोग जरा मिलवा दीजिए कि महीने भगवान लौट के आते हैं ये लोग। हालत घर थोड़ी है यार, जब मर्जी कोई आ जाए तो पढ़ा दिया जाएगा। कोई जन्मे रीजन हो तो बस फोन में आ जाके मिल जाएगी। देखो तो यहाँ बैठे रहिए, क्या जब आ जाए तो वही पढ़ा देंगे। कोई जन्मे रीजन हो तो समझ में आता है। जब घर से चले आए घूमने तो चले आए, फिर गायब हैं। जिसको भी आना रहे या तो भैया कोई जन्मे रीजन है, हाँ इसकी वजह से हम नहीं आ पाए, तो समझ में आता है। ऐसा है क्या, जब मर्जी आ गए, पता एक बार 20 दिन गायब थे, फिर आज 2 दिन के 20 दिन के बाद आ गए हैं, क्या मतलब आने का है? फालतू है क्या? यहाँ पे जब मर्जी आ जाओ, तो पिकनिक स्पॉट है, आ जाओ फिर चले जाओ, आ जाओ फिर चले जाओ। चलो बेटा, हाँ जी लगा लिए हैं, चलिए अच्छी बात। नेक्स्ट आपको बेटा वो यूनिट खत्म हो गया था कैपेसिटर, क्वेश्चन भी 2 दिन करा दिया गया था। नेक्स्ट शुरू करना था करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सुना कर रहा था नेक्स्ट यूनिट? करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर डालिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया क्या कारण था? अब दोबारा गायब होने से पहले एप्लीकेशन दे के तब गायब होना, नहीं तो फिर एंट्री नहीं देंगे। ठीक, बैठो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अगर कोई भी 3 दिन रेगुलर विदाउट इंफॉर्मेशन गायब रहेगा, फिर उसको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक उससे गार्जियन आके नहीं बोलेंगे कारण क्या था, क्यों नहीं आ रहे थे। ठीक, सुन लीजिए, बाद में मत कहना हमने नहीं सुना था, कान बंद था, ये था वो था। अगर आप 3 दिन इरेगुलर रहते हो, ठीक, कंटिन्यूअसली, और उस केस में विदाउट इंफॉर्मेशन, तो 14 दिन अगर आते हैं तो गार्जियन को लेके आइएगा। ठीक, चलो देखो बेटा, बात हो रही थी करंट की। करंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑन कर दीजिए, ऑन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा उसे क्या टर्म देंगे आप? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, कंडीशन क्या आपका हो रहा है? करंट। अब करंट का फ्लो क्यों, यानी चार्ज का फ्लो का कॉज क्या होता है, क्यों चार्ज फ्लो करता है? वाई चार्ज विल बी फ्लो या करंट विल बी फ्लो इन ए कंडक्टर। तो कंडीशन आपका होता है बेटा, जब भी किसी चीज का फ्लो होने के लिए हमेशा 2 टर्मिनल के बीच में डिफरेंसेस होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो एक कॉपी दो बेटा, एक कॉपी और पेन दीजिए, ये कॉपी एक पेन दीजिए कैप निकाल के। इससे मान लो चार्ज है बेटा, एज ए ट्रीट कर लो, क्या है ये? चार्ज है। ये मान लो आपका वायर है जिसके थ्रू फ्लो करना है। अगर दोनों साइड का लेवल आपका सेम सेम है, लेवल कैसे है? सेम सेम है, लो हो या हाई हो उससे मतलब नहीं है, तो ये फ्लो नहीं करेगा। हमने एक साइड आप कर दिया, एक साइड डाउन, देखो इधर मूव कर गया, इधर आप करेंगे इधर डाउन तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब दोनों में मूवमेंट के लिए, फ्लो होने के लिए क्या डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ हमें फ्लो करंट का कराना है, तो यहाँ पे टर्म यूज करेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से वो लिक्विड का फ्लो होता है तो किधर से? लोअर टू हायर जाता है। कहां से? अगर सेल्फ फ्लो करना है तो हाई टू क्या? लो लेवल जाएगा। हायर से कहां जाएगा? लोअर साइड में जाएगा। अगर आपको उसके अगेंस्ट में ले जाना तो आपको एक्सेस में क्या प्रेशर या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उससे क्या कराने के लिए? शिफ्ट करने के लिए। जैसे हम ऊपर टैंक में पानी भरते हैं तो बिना पंप चलाए भराता क्या? ठीक, मतलब एक सोर्स आपने लगाया जो एनर्जी खर्च करके उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां तक? टैंक तक ले जा रहा है। अगर वो आपने बिना क्या
किसके, ऐसा नहीं कि आप हैंड किसे हैंडपंप से या जिससे भी लगा रखा है उसे आप कनेक्ट कर देंगे, पाइप सीधा सीधा अपने से भर जाता है। तो ऊपर अगर ले जाना है तो क्या एक सोर्स की जरूरत है, और नीचे लाना है तो टैप को ऑन कर दीजिए, क्या करेगा ऑटोमेटिकली आ जाता है, कि लाना पड़ता है फिर पंप चला के। ठीक, तो मतलब फ्लो के लिए हमेशा हाई टू लो। यहाँ पे करंट ऐसे जब फ्लो करता है बेटा, किसी भी कंडक्टर में फ्लो तभी करेगा जब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब दोनों टर्मिनल के बीच में क्या हो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच में, क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तो आपका करंट का फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, लाइट चली गई या लाइट आ गई, तो चली गई आ गई मतलब चार्ज भाग गया, चार्ज आ गया, खड़े हो जाओ सर। लाइट चली गई मीन्स क्या, चार्ज आपके घर से भाग गया। हाँ, चार्ज है तो फिर क्यों नहीं जल रहा है, बोला लाइट चली गई, लाइट चली गई मीन्स क्या हुआ, हो रहा है, तब तो कुछ तो जलना चाहिए यार। अगर फ्लो हो रहा है, जाने के बाद भी आपका इंस्ट्रूमेंट चलता है क्या, नहीं चलता, क्यों जी, खड़े हो जाओ सर। कुछ पढ़ रहे हो कि, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं, जीरो हो गया यार। अरे कम होगा तो कहते हैं वोल्टेज घट गया, वोल्टेज बढ़ गया। अगर कम होता तो आप क्या टर्म यूज करते हो, कहते हैं वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, ठीक, या वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। किसमें, अर्थिंग से करंट नहीं फ्लो करता यार, जब तक दोनों के बीच डिफरेंस नहीं मेंटेन होगा। ठीक, तभी आपका फ्लो करेगा जब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, अगर 0 0 है नहीं फ्लो करेगा, 100 100 है नहीं फ्लो करेगा, 500 500 है नहीं करेगा, 10 लाख 10 लाख है नहीं फ्लो करेगा। यानी कि दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। एक 0 है दूसरा 5 पे है तो भी फ्लो करेगा, एक 0 है दूसरा -5 पे है तो भी फ्लो करेगा, बट दोनों के टर्मिनल के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक बैठिए, तो ये केस आपका है। अगर आपका फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के लिए डिफरेंस का होना क्या है, कंपलसरी है। अगर आपका डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। तो कंडीशन आपका होगा, पूरे इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस फैक्टर की वजह से बेटा करंट फ्लो करता है, करंट का फ्लो किन फैक्टर्स की वजह होगा, करंट किन में फ्लो कर सकते हैं, ठीक, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करंट के फ्लो का अपोज करते हैं। बेसिकली 3 चीजों के बारे में हम इसे कॉज, अपोजिंग फैक्टर या थ्रू व्हिच करंट की विल बी फ्लो। ठीक, तो इन्हीं के बारे में इस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, फैक्टर्स हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अब उसका सोर्स आप चाहे बैटरी लगाओ चाहे कुछ भी आप लगाओ जिसकी वजह से आप मेंटेन करेंगे। दूसरा हो गया अपोजिंग फैक्टर, जिसे आप टर्म यूज करते हो रेजिस्टेंस, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा प्रतिरोध। ठीक, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको अपोज करने वाला फैक्टर कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यानी कि उनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो हम लोग कह लेंगे क्या, फैक्टर, क्या अपोजिंग फैक्टर हो गया। किनके थ्रू फ्लो करेगा उसे आप कह लेते हो क्या, कंडक्टर। जैसे बेसिकली फिलहाल आगे हम लोग अलग यूनिट पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, बट यहाँ पे भी बेसिक आप जान लो बेटा। ठीक है, सबने पढ़ा होगा जो करंट का फ्लो होता है, यानी कि जो मटेरियल होते हैं कंडक्टिविटी के बेस पे आप लोग कितने कैटेगरी बांटते हो, कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल यानी कि जो सॉलिड मटेरियल को हम लोग 3, कंडक्टर जिसमें इजीली करंट का फ्लो हो, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो। आइडियल के लिए हम लोग 0 लेते हैं बट आइडियल कोई होता नहीं बेटा। ठीक, दूसरा कंडीशन हो गया सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज्यादा हो। और तीसरा हो गया इंसुलेटर बेटा, जिसकी कंडक्टिविटी आपकी 0 होती है। तो जब कनेक्टिविटी के बेस पे हम लोग मटेरियल को बांटते हैं तो उस केस में हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कह लेते हैं। कंडक्टर में फिलहाल हम फिर सब कैटेगराइज कर लेते हैं। एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, जैसे कोई आपका वायर जिसके थ्रू अपने घरों में सप्लाई आ रही है, वो कहलाएगा बेटा क्या, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक, मेटेलिक कंडक्टर मतलब दैट क्या का मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो। यानी मेटेलिक कंडक्टर, जब मेटल की बात हम लोग कर रहे हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो कर रही है, उसे कहा मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये क्या होता है जी, हाँ, आयन यानी जिनमें कंडक्टिविटी जो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस होता है। अब याद रखेंगे जब मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, सारी चीजें लिखाने वाली नहीं बेटा, समझा दे रहे हैं। ठीक, जब मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे कंडक्टिविटी होता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें क्या पाया जाता है बेटा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है, तो उसे हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक,
जब हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फॉर्म होंगे। पॉजिटिव आयन एंड क्या नेगेटिव बीटा आयनों का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम लोग क्या लेते हैं क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक, क्या बोलेंगे उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जैसे क्या सॉलिड NaCl ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? NaCl इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यार? सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नहीं, सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पक्का है? हमने खाली पूछा इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। सॉलिड NaCl एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन? हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हाथ उठाओ, कितने लोग कह रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? सॉलिड NaCl इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यार केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ाया सर ने। NaCl किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। तो वो क्या कैसे एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रल फॉर्म में या आयन के फॉर्म में या क्या? तो जो आयन होते हैं उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं सर। आओ तब तुम्हें कंफर्म करें। वो टूटने के बाद तो कहानी हम लोग क्या उसकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। वो हमेशा क्या है जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होंगे आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उस कंडीशन में हम लोग सॉलिड जब फॉर्म में होता है तो कंडक्टिविटी नहीं शो करता है आयनिक फॉर्म में, बट आयन क्या होता है फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए। जब सॉलिड फॉर्म में NaCl होता है बेटा तो बोला जाता है सॉलिड NaCl कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। एक लाइन का आपका पॉइंट होगा क्योंकि उस केस में आयंस तो होंगे। NaCl हम लोग बात अलग है ऐसे लिख लेते हो ना, बट एक्चुअल में NaCl ऐसे नहीं होता है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है। बट जब सॉलिड फेज में होता है तो कैसा हो गया उनके जो आयंस है वो फ्री नहीं है लोग क्या करने के लिए मूवमेंट के लिए, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। अब ये ना कहना इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन नहीं उसमें रहेगा, वो आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो उस कंडीशन में, बट वो आयन फ्री नहीं होते मोशन के लिए, इसीलिए उस समय वो काम करता है देखिए नॉन कंडक्टर। जब हम लोग उसी को मोल्टेन सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तब उस कंडीशन में जो आयन है वो फ्री हो जाते हैं मोशन के लिए, इसलिए कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। याद रहेगा जी। अब तो कंडक्टिविटी पूछा जाएगा सॉलिड NaCl कैन शो और नॉट, तब आप बोलेंगे नॉट। ठीक, तो उस कंडीशन बट अगर वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म है यानी कि आयनिक फॉर्म में ही उसका एग्जिस्टेंस है, हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते बेटा। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो है इलेक्ट्रोलाइट जब सोल्यूशन फेज में होते हैं तब वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते हैं। अगर रीजन पूछेगा ड्यू टू इन सॉलिड स्टेट दे आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, यानी कि उसमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती बेटा। जो आयन होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते हैं इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसलिए आपका कंडक्टिविटी वो शो नहीं करते हैं। हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इसमें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्शन। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे मेटालिक कंडक्टर की बात कर देंगे, जहाँ पे हम लोग क्या कंडक्टिविटी की रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा। आयन टूट जाते हैं, आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्या कनेक्टिविटी बढ़ती है, जबकि मेटालिक में घट जाती है। ठीक, मेटालिक कंडक्शन जो होता है बेटा उसमें जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स इन दोनों की बढ़ती हैं। रीजन क्या होता है, जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहां से आयंस और होल का फॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल का फॉर्मेशन होता है। और जब हम लोग आयनिक कंडक्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, तो वहां पे डिसोसिएशन बढ़ जाता है। अब दो चीजें होती है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटों की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ऑल कंसंट्रेशंस पे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, सर ने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। ठीक है, जो आपके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ऑल कंसंट्रेशंस पे, तो वहां पे डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे टेम्परेचर राइज करोगे ना तो एनर्जी बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कंडक्टिविटी वहां बढ़ती है। और अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो वहां पे इफेक्ट ज्यादा करता है वो। ठीक, तो ये चीजें आपकी जो होती है बेटा यहाँ सब लोग दिखा लेते हैं क्या होगा। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब केस क्या होता है बेटा, जब कंडक्टर आपने बोला दोज मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजीली क्या पास्ड, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू बेटा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होते हैं पास हो जाते हैं, उसी को आप टर्म देते हो कंडक्टर कहते हैं।
अब कंडक्टर में अभी पहले ही बोला कि जो कंडक्टिविटी हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रेजेंस की वजह से आपकी कंडक्टिविटी वो शो करता है। अब कंडीशन, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू बेटा करंट आपका पास आउट होगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट आपका पास आउट होगा, तो उस केस में हमेशा वहां पे उसके फ्लो का अपोजिशन होता है, अपोज करता है वो, उसी को आप कहते हो, टर्म देते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसे? रेजिस्टेंस आप कह लेते हो। क्या कहते हैं उसे? रेजिस्टेंस कह लेंगे बेटा। अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होता है आपका होता है वो अलग अलग आपका होता है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी आप बोलोगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है। अब उस केस में जो करंट आपका है, द करंट वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर की कुछ और आज के डेट में बेटा हम लोग करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी में अगर पूछा जाता है कैसा है, ऑप्शन में टेंसर है तो आप टेंसर मारेंगे, नहीं है तो स्केलर मार देते हैं, क्योंकि पहले स्केलर में हम लोग पढ़ते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी में उसे कैटेगराइज किया जाता था, जब टेंसर के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन नहीं था, ठीक। बट आज के डेट में उसे हम लोग टेंसर में करके कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि नाइदर इट इज कम्प्लीटली वेक्टर नॉर स्केलर, ठीक है, ना तो कम्प्लीटली वेक्टर है ना तो स्केलर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। भाई जैसे स्विच बल्ब का ऑन किया, अभी फैन नहीं चल रहा है ना, इसका मतलब बेटा जिस डायरेक्शन में करंट हमने फ्लो कराया पर्टिकुलरली वहीं गया, ठीक, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड है तभी आपका क्या है, लाइट जल रही है, ठीक है। अगर कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता तो लाइट आपकी क्या नहीं जलती, या कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरा यूज करते तो वो नहीं चलता, ठीक। तो कंडीशन यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग जो होता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, वो किस एंगल पे आके मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी आ रहे हैं 2, 4, 6 चाहे जितने भी इनपुट वाले हैं, जितने भी आउटपुट हैं, टोटल इनपुट टोटल आउटपुट के बराबर होता है, इसलिए समेशन आई इक्वल टू आप पढ़ते हो जंक्शन पॉइंट पे 0 होता है। जंक्शन पॉइंट पे जो समेशन आई होता है वो 0 होता है। तो 0 होने का कॉज आपका हो गया बेटा क्या, क्योंकि जितना करंट आया उतना क्या हो गया, पास आउट हो गया, तो उस केस में इसलिए जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो उसे किरचॉफ लॉ कहते हैं। तो इस केस में उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो करंट है वो किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आज के डेट में फिलहाल हम लोग टेंसर बोलते हैं। बट अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या बोलोगे, स्केलर, ठीक है। वैसे आपके लेवल पे पूछा ही नहीं जाएगा यार, बट अगर कहीं आता है तो तब ध्यान रखेंगे, ठीक। पुराने जमाने में पूछा जाता था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे बेटा टेंसर क्वांटिटी में। क्वेश्चन का कठिन, पहले का क्या क्वेश्चन क्या होता था ना, वो लेंदी पूछे जाते थे। आज के क्वेश्चन लेंदी कम है बट कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जैसे है क्या ना, जो जनरल क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी इतनी बार पूछे गए हैं, अब वो फिर कुछ नए बनाए जाएंगे, और जब भी कुछ नया बनाया जाएगा तो कुछ नया सोचा जाएगा, नया सोचा जाएगा तो रियल सी बात है वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन आसान हुआ करते थे, लेकिन लेवल जो डीपनेस है क्वेश्चंस के वो थोड़े बढ़ाए। इधर बीच में नीट वालों ने घटाया है बीच में कुछ चीजों का, कुछ चीजों में तो बढ़ाया है, कुछ चीजों में क्या किया है, घटा दिया। तो एवरेज मिला के वैसे ही मान लीजिए, एवरेज कह लो घटा है, एवरेज लेवल जो है कहा जाए तो घटा है, ठीक। बड़ा होता तो यार मेरिट इतनी ज्यादा कैसे जाती, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ने वाले आज के डेट में जो पढ़ने वाले उनसे ज्यादा मेहनत करते थे पहले के, आप पूछ लो घरों में अगर पढ़े होंगे लोग पहले, वो आपसे ज्यादा लेबर करते थे, बट फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, तो इसलिए वो इफेक्टिव आउटपुट क्या मिलता था, कम मिलता था, ठीक। तो पेपर का लेवल बहुत ऐसा नहीं, ये है कि चूंकि पहले थोड़ा सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इसलिए जो है वो आसान लगता था। अभी थोड़ा डीप, इस आप क्या है थोड़ा डीप में पूछते हैं, इसलिए जो है मतलब पहले होता था तो आप लटे वटे होते थे तो भी लग जाते थे, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं लगेगा, तो वो बातें आती हैं। बाकी मिक्स तो हमेशा रहता है। चलो देखो बेटा हो गया, तो ये तो थोड़ी सी बेसिक कहानी हो गई हमारी किसकी, करंट का क्या होगा कैसे होगा। तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट, एडी कर लो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिखना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, rate of flow of charge through a conductor is called electric current, is called electric current. That is, लिखते हैं बेटा I इक्वल टू क्यू बाई क्या, क्यू बाई टी। अगर हम लोग यूनिट लेते हैं तो ये होता है कूलम पर क्या सेकेंड, और इसी को एम्पियर बोलते हो। डायमेंशन में किससे दिखाते हैं बेटा, सिंपली ए से दिखाते हैं हम लोग। डायमेंशन क्या दिखाएंगे, ए से दिखा देते हैं, ठीक। डायमेंशन ए से, ठीक। एक चीज और बेटा, आप लोग के चूंकि ये अभी जो एज ग्रुप है ना, इसमें मित्रता बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब मित्र नहीं पढ़ने जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, मित्र खेलने जाएगा तो हम भी खेलने जाएंगे, मित्र का मन नहीं कर रहा तो मेरा भी मन नहीं करेगा, ठीक। तो भैया कोई भी मित्र नौकरी पाने के बाद आपके लिए छोड़ता नहीं है। ऐसा बताओ कोई मित्र छोड़ दिया हुआ है क्या, सिलेक्शन हो गया और कहे भैया नहीं तुमको सिलेक्शन नहीं हुआ, हम भी अगले साल अब चलेंगे साथ में, ऐसा है कोई एग्जाम्पल क्या, किसी के पास हो तो बता दो जरा। तो सब मित्रता केवल बर्बादी के लिए होती है, आबादी के लिए नहीं। इसलिए मित्रता उतना ही निभाइए जितने से आपका फ्यूचर अफेक्टेड ना हो, ठीक। मित्र होने अच्छे हैं बट मित्र वहीं तक रहे जहाँ से आपका फ्यूचर बर्बाद ना हो, ठीक। तो आप लोग इतने बड़े हैं तो इतनी तो आपको समझ में हो जानी चाहिए, ठीक है। मित्र होने चाहिए बट मित्रता वहीं तक रहे जहाँ तक आपके फ्यूचर को वो नुकसान ना पहुँचाए, ठीक। क्योंकि नुकसान होने के बाद शायद जो अभी जिस समय चल रहा है माँ बाप भी घर से निकाल देंगे, और बाकी मित्र की तो बात ही कहाँ, वो तो कभी ना काम आए, ठीक। अब लोग कहेंगे हमारे मित्र हमारे लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बात ट्राई करके देखिए ना कितना जान देता है, ठीक। तो ठीक, ये सब खाली कहानियां हैं और फिल्मों और क्या सीरियलों में दिखाई जाने वाली क्या बर्बादी की जड़ें हैं, बाकी हकीकत उससे बहुत दूर होती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर को ध्यान में देते हुए कुछ बन जाएंगे तो बहुत सारे मित्र मिलेंगे, नहीं तो जितने मिले हैं वो भी सब गायब हो जाएंगे, ठीक। प्रेजेंट टाइम में जितने हैं ना वो भी गायब हो जाएंगे, कोई पूछता नहीं बाद में, ठीक है। और यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना हो तो जिन पे आप बीती हुई है उनसे आप पूछ लीजिए, आपके घर में बड़े लोग बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है, और जिन्होंने बाद में क्या कहा है, ठीक। तो इसलिए आप कुछ बन जाओगे तो दुनिया पूछती है, नहीं तो कोई पूछता नहीं है, ठीक। और आपको आज इसलिए पूछा जा रहा है आपके पास कुछ है, कुछ है मतलब माँ बाप का स्टेटस है जो भी है, इसलिए आपको मित्र है। कल को अगर आपके पास कुछ ना हो, जरा रोड पे घूमो आप मित्र ढूंढिए, ठीक। आप एक तो क्या फटा पैंट पहन लीजिए, चप्पल ना हो, फटे हुए शर्ट पहन लीजिए, रोड पे घूमिए, देखिए क्या मित्र आपको मिलते हैं। और ना ट्राई कर लिए एक दिन ऐसे पैदल ही चल के देख लीजिए, तो सब कुछ आपका क्या है, ठीक। तो इसलिए ऐसी मित्रताएं जो हैं अभी उतना ही निभाइए जितने से फ्यूचर ना अफेक्टेड हो, ठीक। अभी हम नहीं कह रहे कल को आप क्या जाइए मित्र को दो थप्पड़ मार के कहो आप मित्रता खत्म, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस अर्थ ये है कि उतना ही आप फॉलो करिए जितने से आप भविष्य आपका नुकसानदायक ना हो, ठीक। चलो देखो बेटा, लिख लिया बेटा इलेक्ट्रिक करंट, एरो के नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज मतलब हैविंग कर लो, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो, किसको नहीं फॉलो करता है, वेक्टर्स लॉ, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ, does not follow vector's law, hence it is called, hence it is called क्या टेंसर, टेंसर ब्रैकेट में कर लो स्केलर। अगर टेंसर नहीं होगा तो स्केलर मारिएगा, अगर टेंसर अवेलेबल नहीं है तो क्या बोलेंगे आप स्केलर, क्योंकि पास्ट टाइम पे जो आपका होता है उसे स्केलर में ही कैटेगराइज करते थे, ठीक। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग बेटा, इसलिए स्केलर क्वांटिटी हम लोग कह लेते हैं। तो ये केस आपका होता है क्या होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक।
लिखेंगे आगे। ये तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इस पे पहले के टाइम पे क्वेश्चन पुटअप किया गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? व्हाट इज करंट डेंसिटी? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लो, नॉर्मल एरिया कह लो, जो भी आप कह लिए। जैसे मान लो ये मार्कर है बेटे, ये मार्कर है बेटा, यहाँ से करंट आपके पास आउट हो रही है, तो जितना करंट पास आउट हो रहा है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उनके रेशियो को हम लोग कह लेते हैं क्या? कैसा? करंट डेंसिटी कहते हैं। बट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ध्यान रखेंगे वेक्टर, एरिया वेक्टर है, करंट आपने स्केलर या टेंसर है, तो रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब करंट डेंसिटी हम लोग बात करते हैं बेटा, करंट डेंसिटी, तो इसे लिखा जाता है जे से, जे इक्वल टू होता है आई बाई कितना? ए। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो करंट डेंसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बोला जाता है एरिया इसमें से हमारा बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो करंट डेंसिटी आपका होता है वो कैसा होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। जबकि करंट कैसा है? टेंसर या स्केलर, और हम लोग करंट डेंसिटी क्या बोल रहे हैं? वेक्टर। तो पूछ रहा था व्हाई, तो रीजन आपका होता है ड्यू टू एरिया इज कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग दिखाते कैसे, मान लो ये आपका बेटा कोई कंडक्टर है, करंट इसमें से आई क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगा ना वो जे इक्वल टू आई बाई ए होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि करंट डेंसिटी जो होगा वो करंट अपॉन क्या? नॉर्मल एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे कह लेते हैं बेटा, उसी को नॉर्मल या क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लो करंट डेंसिटी, लिखिएगा current density at a point, current density at a point in a conductor is the, at a point in the conductor is the ratio of the, in the conductor is the ratio of the, ratio of the current at that point, current at that point in the conductor, current at that point is the conductor to the area of cross section, to the area of cross section, to the area of cross section, क्रॉस सेक्शन होता है बेटा CROSS डैश SECTION, SECTION, क्रॉस सेक्शंस of the conductor at that point, of the conductor at that point, of the conductor at that point। नीचे लिखे दैट इज J इक्वल टू आई बाई ए। यूनिट क्या ले लेंगे बेटा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन जब लिखेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इंटू ए या एल ए इंटू एल स्क्वायर। वैसे जनरली हम MLT के टर्म में लिखते हैं, तो इसलिए वहां पे एल स्क्वायर इंटू क्या लिखते हैं? ए, ठीक। एक एल के पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, -2 एल के पावर -2 इंटू ए, या ए इंटू एल के पावर -2 कर लो, जैसे भी आपका। ये नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, साइन आपका क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, तो -L के पावर -2 इंटू ए या a इंटू एल के पावर -2 कर लीजिए, जो भी आप कर लीजिए, ठीक। और वही लिख लीजिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है आपका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हो जाएगा? चलो, अपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा एक चीज बेटा, जब किसी कंडक्टर से मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू करंट हमारा फ्लो करता है, तो उस केस में कुछ टर्म्स आपके आते हैं। एक होता है बेटा मीन फ्री पाथ, सुना है? मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, कुछ याद आ रहा है? मीन फ्री पाथ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ठीक।
तो रीजन कितने लोग को आइडिया है बेटा मीन फ्री पाथ किसे कहते थे हिंदी में, क्या कहते हैं? नहीं, मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं? टकराने के दो क्रमागत टक्करों के बीच के जो रास्ता होता है वो एक मीन पथ होता है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है वो रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जो टक्कर करते हैं उनके टकराने के बाद बैठे। देखो कंडीशन क्या होता है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं कोई भी अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो पहली बात उसमें कंडक्शन होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो होने की वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी वो शो करेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक, अब कंडीशन क्या आता है उसमें, जो मेटल हैं उसमें जो रीजन क्या है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो काफ़ी लार्ज होता है। वो उसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी लार्ज होती है। अप्रॉक्सीमेट 10 टू पावर कितना, लगभग 29 पर मीटर क्यूब होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो होंगे यानी जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर -29 पर मीटर क्यूब आपके होते हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर क्या है उसका वॉल्यूम है तो उसमें 10 टू पावर 29 है। कितना, 29 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो ये कंडक्टिविटी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब बातें होती है बेटा, क्योंकि अलग अलग जो मेटल आपके होते हैं उनमें कंडक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी मोबिलिटी जो होगी यानी मूव करने के कितना, जैसे होता है ना जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना स्ट्रांगली बाइंडेड है या लूजली बाइंडेड है। जो जितना लूजली बाइंडेड होगा वो उतना आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिनमें लूजली बाइंडेड होते हैं मतलब जिनमें इंटरेक्शन फोर्स कम होता है न्यूक्लियस से अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का, वो और ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। जिसमें ज्यादा होगा वो कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट कंडक्टर का काम कौन करता है? सोना वाले हाथ उठाओ, गोल्ड वाले, सिल्वर, याद रखिएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर आपका होता है उससे कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। बात अलग है गोल्ड उससे महंगा है, ठीक, बट कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा हमारी किसी जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है उसमें सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है बेटा। तो सिल्वर की जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है वो अदर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, लार्ज होती है। सिल्वर की मेटेलिक कंडक्टिविटी अदर जो हमारे हैं आपके कंडक्टर हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो डिपेंड करता है कितना आसानी से वो क्या हो रहा है, मूवमेंट आपका पाया जा रहा है उनके फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच में। ठीक, तो ये केस आपका होता है। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हेडिंग करिएगा, मेटेलिक कंडक्टर्स। लिखिए मेटेलिक कंडक्टर्स, लिखिए इन मेटेलिक कंडक्टर्स the conductivity is due to presence of free electrons देखिएगा, in metals its value is very large. In metals its value is very large. बैक में लिख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर कितना, 29। ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। 10 टू पावर 29 पर मीटर क्यूब, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर आपके होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स में बेटा अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर कितना, 29 पर मीटर क्यूब है। अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर कितना,
29 पर मीटर क्यूब के बराबर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गया जो कंडक्टिविटी हुई 10⁻29 पर मीटर क्या हो गया क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे क्या पाई जाती है कंडक्टिविटी पाई जाती है, और सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये क्या काम करते हैं गुड कंडक्टर का काम करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे लिखेंगे अब यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो करता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज आपके होते हैं, तो यहाँ करंट कैरियर एज ए क्या नेगेटिव आयंस हो गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए, तो नेगेटिवली चार्ज क्या इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो नेक्स्ट लाइन से क्या लिखा है स्टेटमेंट बोलो जरा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इस केस में अब जितना जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इजीली मूवेबल होंगे उतना ही आपका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक, तो नीचे लिख लीजिएगा greater is the value of number of electrons free electrons number of free electrons and number of free electrons and number of क्या लिखा बेटा free electrons and their mobility greater their mobility greater will be conductivity। हो गया, अब सब हेडिंग करिएगा बेटा। मीन फ्री पाथ साथ ही हम करवा देते हैं, एक टर्म आता है मीन फ्री पाथ, दूसरा होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, और तीसरा हमारा है क्या वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम लोग कह लेते हैं, तो साथ में ही चूंकि रिलेटेड है सब साथ में ही कर लीजिए। तो लिखिएगा मीन फ्री पाथ comma relaxation time and drift velocity of free electrons अब जरा एक समझ लेंगे बेटा। मीन फ्री पाथ देखो क्या होता है, जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं रैंडमली मूव करते हैं। जैसे जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक रैंडम उसका क्या है मूवमेंट है। तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मान लो ये है इधर गए उधर गए इधर उधर सबसे टकरा रहे, क्योंकि आपने पढ़ा 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या मीटर क्यूब में है, तो उस केस में इसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो जब कोई भी मूव करेगा तो दूसरे से कोलाइड करेगा। जैसे आप देखते होंगे अपने यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है दशहरे के मेले में, होता है ना, रस्ते में दशहरे के मेले में भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, तो या फिर कांवड़ यात्रा होता है तो हाँ ठीक, तो ऐसे जगहों पे जब भीड़ ज्यादा होती है तो अक्सर आप गाड़ी वाड़ी लेके जाइए तो कहीं ना कहीं इधर उधर किसी ना किसी को टच ही कर जाता है। ठीक, तो कंडीशन आप ऐसे ही यहाँ पे भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो जब उनका मूवमेंट होता है अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो उस केस में एक दूसरे से जाके कोलाइड करेगा दूसरे से। जैसे आपने पढ़ा होगा क्या ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा है, तो इस टाइप से यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक, एंड द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड क्या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसी को रिलैक्सेशन टाइम। एंड द वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग क्या दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, उसी को कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कह लेते हैं। ठीक, तो लिखिएगा निकल लिया, देखो द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन
द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव बेटा SUCCESSIV, सक्सेसिव मतलब क्रमागत हिंदी में बोलते हैं, कंटिन्यूअस जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, is called mean free path of the electron and the average time interval between two successive collisions, average time interval between two successive collisions is called the relaxation time of the electron, is called the relaxation time of the electron, is called the relaxation time of the electron। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा क्या, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इंटरवल होगा उसे रिलैक्सेशन टाइम, और जो एवरेज डिस्टेंस उसने कवर किया उसे हमने क्या कह लिया, क्या मीन फ्री पाथ कह लिया। अब नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे जी, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाएंगे कंडक्टर में वो ये डाटा लगभग उसमें पाया जाता है। ठीक, अब अलग अलग चूंकि मेटल्स जो है उनकी कंडक्टिविटी अलग होती है, इसलिए नियरली का वो सिंबल लगा हुआ है। कहीं डाटा आपको 20⁸ भी मिल सकता है, कहीं 30 भी मिल सकता है, बट वो एक जनरल डाटा है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते बेटा क्या होगा, कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट आपने पॉइंट लिखा था उसमें क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताओ बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहेंगे, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई जैसे इलेक्ट्रॉन है अब एक दूसरे से जाके कोलाइड कर रहा है, उसके बाद उसके डायरेक्शन और क्या वेलोसिटीज बदल रही हैं, तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहोगे। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये हैं गए उनसे टकराए, फिर इधर से वहां गए, वहां से इधर आ गए, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इनके बीच की जो आपका वेलोसिटी होगी टकराने की, या इनके बीच में जो जाके टकराएंगे वहां, या जाके फिर वहां टकरा रहे हैं, तो किसको कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या कुछ और होता है। हाँ बेटा, नहीं तो ये तो फार्मूला बता रहे हो, फार्मूला नहीं पूछ रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है पहले ये बताओ। ये बेटा होता है एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है, बैठिए, एवरेज क्या वेलोसिटी आपकी हो गई किसका, ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। जैसे होता क्या है, जब तक आप कोई क्या नहीं अप्लाई करेंगे, फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक उस कंडीशन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में केवल नहीं जाएंगे, तब तक रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, तब तक रैंडम उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है बेटा। तो रैंडम मूवमेंट आपका हो रहा है, तो उस केस में बोला जाता है जो मीन वेलोसिटी आपको एवरेज मिलेगी, वो अगर आपको कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नहीं कोई फील्ड या पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया है, तो एवरेज वैल्यू हमारी 0 होती है। ठीक, इसी वजह से करंट आपका फ्लो नहीं करता। जब हम लोग फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट उनका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मिलेगा, तो वहां पे क्या, जितना आप फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रांग अप्लाई करेंगे, उतना ही वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए आप देखते होंगे जब वोल्टेज ज्यादा होता है
तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। जब वोल्टेज घट जाता है तो सारे के सारे क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं, चाहे लाइट इमिटिंग डिवाइसेस हो या मैकेनिकली कोई क्या है ऑपरेटेड डिवाइस हो। जब वोल्टेज कम होता है तो उसका क्या होगा, रेट जो होगा वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां से दिखा लेते बेटा कैसे आपका चेंजेस होंगे, क्या होंगे। तो नीचे लिखिएगा बेटा, बोला जाए, लिखिए लिखिए ड्यूरिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, ड्यूरिंग मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन it changes their direction, it changes their direction after each collision, hence the average thermal velocity of all the free electrons, hence the average thermal velocity of all the electrons, all the free electrons is 0. All the thermal velocity of all the free electrons is 0. लिखिएगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज क्या हो गया, 0। नीचे लिखिए 10, if the thermal velocity of free electrons, thermal velocity of free electrons in different directions is, thermal velocity of free electrons in different directions is, अगर मान लो अलग अलग डायरेक्शन बेटा वेलोसिटी हमने अलग अलग ले लिया, v1 v2 v3 vn, देन v की वैल्यू हो जाएगी बेटा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपान कितना, n। और अगर जब तक हम लोग कोई फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, मीन वैल्यू आएगी, वो कितना आ जाएगा, क्लोज टू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज टू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। दिखा दीजिए, समझेगा। तो एवरेज जो वैल्यू आपकी फ्री इलेक्ट्रॉनों की होती है, जब तक हम लोग कोई बाहर से कोई फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक वहां पे नेट वेलोसिटी जो आपकी होती है वो 0 होती है। नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होती है। ठीक, हो गया बेटा। तो उस केस में जो मीन वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। तो ये केस हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं कि एवरेज जो वैल्यू हमारी मिलेगी मीन वेलोसिटी की, वो आपका क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का 0 होता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड या पोटेंशियल हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तब तक की कंडीशन। उसका रीजन आपका हो गया क्योंकि आपको ये रेंडमली मूव करते हैं। क्या करेंगे, रेंडमली आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब कंडीशन, अगर कंडक्टर के थ्रू हम लोग पोटेंशियल या फील्ड अप्लाई कर दें, जब फील्ड अप्लाई करोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे वो क्या करेंगे, उस फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट। इलेक्ट्रॉनों पे यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल में बेटा जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वहां पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे ही आप फील्ड, जैसे मान लो एक कंडक्टर आपका है, अगर इसके टर्मिनल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड आप अप्लाई कर दो, जैसे हमने मान लिया चाहे बैटरी लगा के दिखा दो। अगर बैटरी लगाएंगे तो बेटा हम लोग वहां पे क्या, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख लो या फील्ड के टर्म में लिख लीजिए, अगर बैटरी आप लगा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी। तो बैटरी चाहे जैसे कनेक्ट कर दीजिए, अगर हमने इधर पॉजिटिव ले, अगर हम लोगों ने डायरेक्ट किधर ले लिया,
पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन कर दिया आपने। तो इस केस में यानी कि फील्ड जो आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा। जब फील्ड इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट आपका होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ बेटा मूव करने लगेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा फील्ड के कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं बेटा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन आपका मूवमेंट का होगा वो फील्ड के कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये मूवमेंट होने लगता है। अगर इसकी लेंथ हमने एल ले लिया, क्या ले लिया, एल ले लिया, ठीक है, तो उस केस में आपको उस पर जो फोर्स लगेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। Q इंटू क्या होगा, E होगा। अब जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे उसे हम लोग टर्म देंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ जिस वेलोसिटी से मूवमेंट इनका स्टार्ट हो रहा है इसी को हम लोग VD कह लेते हैं बेटा। क्या कह लेंगे, VD। ये सब के लिए हम लोग वही लिखेंगे। तो वो उनका एक पर्टिकुलर क्या वेलोसिटी से मूवमेंट आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे निकालना होता है कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है यानी कि उस पर फोर्स लगा तो मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो जो फोर्स लगेगा तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, सबने फार्मूला पढ़ा, F/m होता है। ए इक्वल टू कितना होता है, F/m। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा E है और फील्ड हमने क्या लगाया, कैपिटल E लगाया, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा F इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। Q इंटू ई पढ़ते हैं ना, तो स्मॉल e इंटू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल ई। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे वो E इंटू ई बाई एम होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका निगेटिव लेंगे। ऐसे अगर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो F की वैल्यू होगा बेटा E इंटू कैपिटल E। साइन यहाँ नेगेटिव लेते, नेगेटिव का मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स रहेगा। और जब फोर्स लग रहा है E इंटू E और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m है तो एक्सेलेरेशन, सो एक्सेलेरेशन E इक्वल टू होगा बेटा F बाई कितना, m, तो माइनस E इंटू कैपिटल E बाई कितना हो गया, m के बराबर हो गया। E इंटू क्या, कैपिटल E बाई m। और यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, साइन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन वो फील्ड के कैसे होगा, आपका अपोजिट में होगा। यानी कि इन पे जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा वो फील्ड के क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस फील्ड की वजह से बेटा, इस फील्ड की वजह से उस पर क्या हुआ, फोर्स लगा, फोर्स की वजह से आपका एक्सीलरेशन हुआ। अब एक्सीलरेशन जब आपका डेवलप होगा तो उस केस में एक पर्टिकुलर क्या मिलेगा उनको, वेलोसिटी मिलेगा। तो अब आप क्या करिए, कहाँ तक नोट कर लिए हैं, नोट बोलो, A इक्वल टू F/m। तो यहाँ तक डायग्राम ऐसे छोटा सा बना के बना लीजिए। ओके बेटा, अब जब फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बीच में, टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉनों की बेटा थर्मल वेलोसिटी होती है वो वेरी लार्ज होती है, मतलब दो कोलिजन के बीच जो वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रॉन की होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की, वो वेरी लार्ज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 मीटर पर सेकंड के रेंज का होता है। यानी कि जो थर्मल वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉनों की होती है वो हम लोग वेरी लार्ज होता है, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, वेरी लार्ज होता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 मीटर पर सेकंड के क्या होता है, रेंज का होता है। जबकि जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू रिलेटिवली क्या होगा, स्मॉल होगा। डिपेंड करेगा हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, या कितना फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बेस पे उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, डिपेंड करती है। अगर पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा होगा। अगर हम लोग कम के अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, वेलोसिटी जो होगी वो हमें कम मिलती है। ठीक, तो ये केस आपका होता है। इसके बेस पे हम लोग दिखा लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो एक्सीलरेशन जितना आपने अप्लाई किया
इंटू टाउ के बराबर आता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो 0 है। जो थर्मल वेलोसिटी होती है फ्री कंडीशन में बिना अप्लाई किए वो तो 0 आपका होता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना वो a इंटू टाउ के बराबर होता है, और a की वैल्यू निकाला E/m इंटू क्या हो जाएगा टाउ। तो उसी को हम लोग न्यूमेरिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसा फार्मूला क्या बता रहे थे आप, -E इंटू टाउ बाई m। तो वही आपका हो जाता है बेटा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक, तो अब कहिए तो ऐसे लिखवा दें, नहीं तो कहिए पूरी कहानी लिखवाएं आप, नीचे लिख लीजिएगा। देखिए ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड का, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड मैं कर लो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड बाई एक्सटर्नल सोर्स, अप्लाइड बाई सोर्स, applied by source, free electrons will start moving in a particular direction, and the resultant velocity, अब साथ में करवा दे रहे हैं नहीं तो पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं आपके यहाँ। एंड द रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी कर दो चाहे, एंड द रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी बाई विच इलेक्ट्रॉन विल मूव in conductor is called drift velocity, which is given by relation देखिए VD इक्वल टू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा बेटा BD इक्वल टू A इंटू टाउ, और A की वैल्यू हम लोगों ने लिखा बेटा क्या -EE/m इंटू कितना हो जाएगा टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गया -EE/m इंटू टाउ। टाउ को कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ क्या कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ यहाँ पे जो लेंगे उसे को हम लोग नाम देते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम कह लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका होता है VD इक्वल टू EE/m इंटू टाउ, या इसी को E इंटू टाउ बाई m अगर ले लिया जाए तो फील्ड हमारा अलग हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग कहते हैं यानी कि वेलोसिटी जो होगी तो E के, चूंकि टाउ रिलैक्सेशन टाइम हमारा किसी भी मेटल के लिए जो आपका होगा वो कांस्टेंट मान लेते हैं, एवरेज जो वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू फिक्स है, मास जो आपका इलेक्ट्रॉन का होगा वो भी फिक्स है। तो जब न्यूमेरिकली हम लोग कह लेते हैं, न्यूमेरिकली जब लिखेंगे, न्यूमेरिकली मतलब क्या जो उसकी वैल्यू होगी न्यूमेरिकली BD की जो वैल्यू हमारी आएगी बेटा, इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, E इंटू टाउ अपान m को एक साथ में कर लो बेटा इंटू कैपिटल E, फील्ड को आप अलग कर लो। देखो किसी भी मटेरियल किसी मेटल के लिए किसी कंडक्टर के लिए अप्रॉक्सीमेटली रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू भी लगभग डिफिनिट होती है। ठीक, E की वैल्यू कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी दैट इज आप कह सकते हो दैट इज VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए जितना फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे, इक्वल टू B/L होता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, या कह लो फील्ड जितना ज्यादा अप्लाई होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही क्या होती है आपकी ज्यादा होगी। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा वहीं।
यहाँ पे जो हम लोग लिखे बेटा ई अपान एम इंटू टाउ, उसी को आपने एक टर्म पढ़ा होगा मोबिलिटी, पढ़ा बेटा मोबिलिटी, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी मोबिलिटी आपकी होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। यानी कि ई अपान टाउ को हम लोग म्यू ई से दिखा लेते हैं, उसी को मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो यहीं जहां लिखा है बेटा ना आर करके, यहीं पे हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख लेंगे वेर ई इंटू ई अपान कितना, सॉरी ई इंटू टाउ बाई एम करो, वेर ई इंटू टाउ बाई एम इक्वल टू क्या म्यू ई, इसी को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी मटेरियल के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मोबिलिटी डिफिनिट होती है फॉर ए गिवन मटेरियल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर जो हमारा म्यू ई होती है मोबिलिटी की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी कांस्टेंट होती है। और जब मोबिलिटी कांस्टेंट हो गया तो आपने पीछे ही अपने फार्मूला पढ़ा था, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा ई के हो जाएगा। तो ये अनदर कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन ये कब है, जब टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ मोबिलिटी आपकी जो इलेक्ट्रॉनों की होगी वो डिफर करेगी, वेरी करेगी। जैसे आप टेम्परेचर बदलोगे बेटा ना तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या करता है आपका बदलता जाता है। इसीलिए कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, सेमी कंडक्टर की क्या होती है बढ़ती है, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो ये टर्म आपका होता है मोबिलिटी, ठीक। तो मोबिलिटी की जो वैल्यू आपकी है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर वगैरह चेंज करेंगे उसकी वैल्यू हमारी क्या करती है चेंज होती है। तो मोबिलिटी चेंज होने की वजह से आपका फिर क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो सिंपली किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। हाँ बाबू किसका, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ही तो हम लोग कह रहे हैं। जैसे आपने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी था, वीडी की वैल्यू जो हो गया म्यू ई इंटू क्या हो गया ई के बराबर हो गया। तो यानी कि अगर आप म्यू ई निकालोगे तो वीडी अपान ई हो जाएगा यार। जैसे ये जो फैक्टर ई इंटू टाउ बाई एम है उसी को आपने कहा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अगर हम लोग मोबिलिटी के टर्म में लेंगे तो फार्मूला वीडी इक्वल टू म्यू ई इंटू ई हो गया। अगर यहाँ से म्यू ई की वैल्यू निकालोगे तो वीडी अपान कितना हो जाएगा ई के बराबर हो जाएगा, ठीक। मतलब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे पर मीटर जो आपका क्या होगा उसकी मोबिलिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक। तो उसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं, हो जाएगा बेटा। तो नोट कर लीजिएगा, अगर यूनिट फील्ड अप्लाई यानी कि जो फील्ड अप्लाई किया जा रहा है 1 वोल्ट पर मीटर हो तो वीडी की वैल्यू म्यू ई के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। इफ यहीं लिख लो इफ ई इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर देन वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू ई, दैट इज इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be numerically equal to drift velocity when electric field applied across the conductor will be 1 volt per meter। तो उसके बेस पर भी हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, फिलहाल डिफिनेशन टर्म में वैसा आपको बनता नहीं है, तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बोल दें BD इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर अगर आपका है तो सॉरी E इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर तो BD की वैल्यू म्यू ई के बराबर होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा दैट इज करके, इसी के नीचे लिख लो बेटा दैट इज, अब लिख लीजिए जब बात समझ गया ये, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
drift velocity of electron when unit uniform electric field is applied यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब हम लोग को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा उस समय जो हमारी वेलोसिटी होगी बेटा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी मोबिलिटी के बराबर होता है। ठीक, तो ये टर्म आता है बेटा एक मोबिलिटी और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कुछ फार्मूला आपने पढ़ा होगा सबने, कितने लोगों को याद है बेटा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा होगा? सबने पढ़ा होगा। अरे रुक जाओ अभी बोलना नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन पढ़ा होगा सब लोगों ने। कितने लोग को याद है? फिर से हाथ उठा दो भैया। 1 2 3 4, बाकी गायब हो गया। 5 आप लोग साहब नहीं पढ़े थे? पढ़ के कुछ याद नहीं रखते ना, बेकार की चीजें होती हैं। हाँ क्यों साहब? अरे याद रखा करो यार, सब पढ़िए। तो ऐसा यूनिट है जो पढ़ाया ही गया होगा, कहीं भी आप 12th में रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कम से कम इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ाया ही गया होगा। मैग्नेटिज्म तो हर जगह पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद वाले चैप्टर कहीं पढ़ाए जाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाए जाते, कहीं बच्चा गायब हो जाता है, कहीं खर्जी गायब हो जाते हैं, कहीं छुट्टी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। बट ये स्टार्टिंग के 3-4 यूनिट तो पढ़ाए ही जाते हैं। ठीक, अगर आप जाते रहे होंगे तो तब ऐसा कर पढ़ना ही कम कर दो। ऐसा है हाँ? हाँ तो होने लगा ना, इसीलिए हमको बार बार रिवाइज करना पड़ता साहब। ठीक, अगर एक बार पढ़ के सब हमेशा याद रहे तब तो फिर क्या बात है ना? तो बार बार रिवीजन के लिए क्यों जरूरी है? इसीलिए, नहीं तो एक बार एग्जाम एक बार पढ़े फिर जिंदगी भर याद रहे। ठीक, तो बनने लगा ना, तो फिर से रिकॉल हो गया मैं जो कॉन्सेप्ट थे तो बनने लगा। अब अगर आप 2 साल और छोड़ दो उसके बाद फिर 10 to 0 हो जाएंगे। ठीक, चलिए लिख लो बेटा, ऐसे पॉइंट कर लो, फार्मूला ही लिख लेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ देखो होता क्या बेटा, अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका n है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, हम लोगों ने उसमें फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट का जो फ्लो होगा, तो उस केस में करंट जो फ्लो हो रहा है, आपने फार्मूला बेसिक करंट का Q बाई T के बराबर होता है। भाई करंट क्या होता है? Q बाई T के बराबर, बेसिकली यही तो पढ़ा है। I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई T। अब अगर उसके यूनिट मान लो L लेंथ का कोई कंडक्टर है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। ठीक, तो अगर हम लोग बेसिकली निकालेंगे, जैसे सपोज दैट एक कंडक्टर है बेटा, इसकी लेंथ आपने L ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने A ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है। नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आपका n है। अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मान लो vd से इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक, तो उस केस में इसका मतलब फील्ड हमारा इधर की तरफ अप्लाई हुआ होगा, तभी इलेक्ट्रॉन हमारे इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। याद रखेंगे फील्ड के हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आपका होगा बेटा। तो हम लोगों ने पढ़ा है I बराबर होता है Q बाई T। क्या पढ़ा है आपने? Q बाई T। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, T की जगह पे हम लोग टाउ रिलैक्सेशन के टर्म में ले लीजिए। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, Q की वैल्यू जो होता है, Q की वैल्यू जो होगा मतलब कितना आपका चार्ज यूनिट टाइम में, टाइम के टर्म में लीजिए तो यूनिट टाइम ले लीजिए, यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका यहाँ से फ्लो करेगा वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यूनिट टाइम में करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने वाले हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? n इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो अगर यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज होगा n इंटू ई के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। यूनिट टाइम में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
अरे भाई जितना इसकी वेलोसिटी होगी कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर करता है जितना उसकी वेलोसिटी होती है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी मान लो vd लिया तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारा कितना होगा, vd के बराबर होगा। तो हमारा अगर ये डिस्टेंस मान लो हमने x ले लिया, x की वैल्यू vd इंटू टी के बराबर होगा, तो आपको x की जो वैल्यू होगा ये vd इंटू टी के बराबर हो गया। तो t टाइम में टोटल हमारा जो क्या होगा, चार्ज होगा, t टाइम में यहां से पास होने वाला जो चार्ज होगा बेटा, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू कितना, n e, एरिया कितना इसका है भाई, वॉल्यूम कितना लेंगे, n क्या ले रहे थे हम लोग, टोटल जो आपको क्या बी वाले यूनिट वॉल्यूम में जो आपका हमारा चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो आपको इसका जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा मूवमेंट हुआ, तो बताओ इसका वॉल्यूम इतने पोर्शन का कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, अरे एरिया इंटू लेंथ होता है। तो अगर वहां वॉल्यूम लेंगे तो vd भाई लेंथ कितना कवर करेगा, यूनिट टाइम में vd के बराबर होगा, या vd इंटू टी कर लिया आपने, तो vd इंटू टी इंटू ए। तो टोटल जो आप निकालोगे, ऐसे समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पहले ऐसे, ये क्या हुआ जी, देखो कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर हमारा इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम जो आपका होगा यूनिट टाइम में वॉल्यूम जो कवर करेगा वो हमारा vd वेलोसिटी l इंटू ये vd इंटू कितना हो जाएगा, ए के बराबर होगा। यूनिट टाइम में बोल रहे हैं, अगर टी टाइम में करोगे तो इंटू कितना हो जाएगा, टी के बराबर होगा। अब इतने वॉल्यूम में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों के नंबर होते हैं, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, एकांक वॉल्यूम में बेटा आपने n इलेक्ट्रॉन फ्री माना, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर आपके हो जाएंगे n क्या इंटू vd इंटू ए इंटू टी होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैल्यू होगी n इंटू bd इंटू ए इंटू टी। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E के बराबर, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज Q की वैल्यू होगी बेटा, इतने इलेक्ट्रॉनों के टोटल नंबर हुए उतने पोर्शन में, तो हो गया n इंटू bd इंटू ए इंटू टी इंटू कितना E। थोड़ा सा इसी को रीअरेंज कर लेते बेटा, तो Q की वैल्यू n e, ए को आगे कर a bd इंटू टी, ये टोटल चार्ज हुआ t टाइम में पास होने वाला। और हम लोग करते हैं सो करंट की जो वैल्यू होगी, करंट I बराबर क्या होता है Q बाई टी होता है ना, तो Q की वैल्यू कितना निकाला आपने, n e a bd इंटू टी अपान कितना टी क्या हो गया कैंसिल, तो I की जो वैल्यू हो जाएगी n e a bd के बराबर। यही हमारा होता है करंट जो आपका पास आउट होता है किसी कंडक्टर के थ्रू, वो n e a bd के बराबर होता है। n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वहीं दो लाइन लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम is n and drift velocity of electron is vd on applying field E, on applying field कितना E, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करने पे जो आपको क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो कितना है आपका vd है, लिखिएगा। देन अब थोड़ा लैंग्वेज हम बना दे बेटा, क्योंकि ऐसे आप लिखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। ये लिख लिए, देन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर in time t covered by electrons
ये हो गया VD इंटू ए इंटू टी, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इतना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। सो करंट की वैल्यू आप अब यहाँ से लिख लो। और इसी के टर्म में अगर हम लोग करंट डेंसिटी, पहले लिख लो तब बताएं। इधर बेटे तो जो यूनिट चल रहे हैं, चाहे पिछला जो बीता है, चाहे अगला जो चल रहा है, चाहे अगला जो आएगा, सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक, बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं होते, अगर आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लग जाते हैं। ठीक है, बट ये है कि साथ में लगाना पड़ेगा। और पक्का है आते भी सारे एग्जामों में, जो भी आप देंगे वो सब में आना है। डर लगता है, डर जब लगता है जब आप कहाँ अपने लक्ष्य के नज़दीक रहते हैं। जैसे हमें दिल्ली पहुँचना है और हम बस्ती में बैठे हुए, कहाँ का टेंशन, वैसे नहीं पहुँचेंगे। जब हम जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे डर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, कोई भी चीज़ है जब आप टारगेट की तरफ जाते हो तो वो टारगेट आपको क्या कहता है, डराता है, भैया वापस छोड़ के भाग जाओ। हाँ, और जब आप टारगेट से दूर हैं तो कौन टेंशन है यार। हाँ, जैसे कुछ लोग जाते हैं जो जहाँ इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, जैसे जो होते हैं ना, आप देखते होंगे आज नहीं आदिकाल से जो कैंडिडेट कहीं ऑलरेडी पहले से सेटल है उसका इंटरव्यू रिलेटिवली ज़्यादा बेटर होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, तो वो फ्रीली जाके देता है, अरे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो एक तो भैया कोई टेंशन नहीं है। दूसरे वाले क्या होता है, भैया हो गया तो ठीक है, नहीं तो बेकार है, तो पता आधार गलतियां कर जाता है किसमें, उस टेंशन में। तो वही कंडीशन आपका यहाँ भी होता है। हो गया, कर लिया बेटा। I इक्वल टू एन ई ए VD का बराबर होगा, तो यहाँ से दिखा देते हैं, नीचे वहीं लिख लेना बेटा, नीचे एरो लाके देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट और क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक लाइन लिख लो खाली, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो सबने पढ़ा होगा J इक्वल टू कितना, I बाई ए, न्यूमेरिकली ऐसे लिख लो खाली, J इक्वल टू I बाई क्या होता है बेटा, A के बराबर होता है। ठीक, तो J की वैल्यू हमारा I बाई ए के बराबर है। I की वैल्यू लिखा आपने NEA VD अपान क्या A क्या हो गया, कैंसिल आउट, NEVD के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जो करंट डेंसिटी होता है वो NEVD के बेटा बराबर हो गया। n ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, वो पहले लिखाया था स्टेटमेंट की नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिखा था ना, स्टेटमेंट में शायद लिखाया था, कहीं लिखो, लिखा है ना, चलो ठीक। तो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना 27 की 31, कोई बोलेगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने लोग बताएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जी हाथ उठाओ, आपके देवियों का नंबर, हाँ जी खड़े हो जाओ, कितना कितना, पूरा बोलो, कंप्लीट बोलो, पूरा वैल्यू 10 पावर माइनस 19 क्या यूनिट कूलम, बट माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, जब वैल्यू लेंगे तो 1.6 इंटू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए साइन वहाँ हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, बाकी रिलैक्सेशन टाइम। अब ये तो कहानियाँ वाली हो गई पोर्शन, अब अगला मेन हम लोग जो पढ़ेंगे वो रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से एप्लीकेशन ज़्यादा बनते हैं। ठीक,
सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कल करते हैं। हाँ लाइए, जल्दी बताइए। तो आपका कुछ था, लाइए पूछ लीजिए जल्दी से, एक आध तक निपटा जाए 2-4 मिनट का। अरे कोई सी का भी हो, लाओ कैपेसिटर, ये बहुत जो कैपेसिटर का तो पहले वह पूछ लो, जिसका हो पूछ लीजिए, जल्दी करिए। लेकिन भेज दो, ऐसे बोल दो या तो भेज दो यार, लिखे हो कि कापी पे है, किताब पे है, मोबाइल पे है, भेजो, खोल के भेजना, नहीं पता लगा बार बार ऑफ हो जाए यार। लाओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बार बार लाओ, वही बता दें। लाओ लाओ, जिसका है लाओ, जल्दी लाओ। आपका कैपेसिटर भी है, लाइए, आपका भी कैपेसिटर है। बाकी हो गया है जो आप दिए थे भेजे थे, हाँ हाँ बताओ। ये तो सर मेरा हाँ कौन सा? मतलब स्टार्टिंग से 2021 तक वही कई क्वेश्चन लग रहा है। अब इधर आंसर अभी पहला वाला ही The work done by a gas molecule in an क्या isolated system is given by W equal to alpha into beta square exponential beta dimensionless होता है। ठीक, where x अल्फा बीटा x is displacement, k is the Boltzmann constant। ठीक, अभी थोड़ा टाइम टेकिंग होता, लंबा होता है। t is the temperature, alpha and beta are the constant। ठीक, then the dimensions of beta will be, dimension of क्या बीटा विल बी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ये पूरा फैक्टर हमारा बेटा डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, तो कंडीशन क्या हो रहा है, अल्फा का भी नहीं दिया है, अल्फा भी नहीं है ना, नहीं कांस्टेंट है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनल है, कांस्टेंट है तो नहीं, हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस थोड़ी होता है, जी भी तो कांस्टेंट है ना, तो ऐसा नहीं सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस ही होते हैं। The work done by a gas molecules isolated system, x is displacement, k is Boltzmann constant, t टेम्परेचर हो गया, ये भी अल्फा है, नीचे भी अल्फा के टी। अब एक काम करेंगे, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, लगाइएगा। यहाँ से क्या हुआ है ना, जैसे आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर डायमेंशनलेस होता है, तो ये एक्स स्क्वायर अपान कितना है, अल्फा इंटू के इंटू टी है। ठीक, अल्फा इंटू के टी है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, यानी m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। ठीक, तो जब हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे, इस ये पूरे का एक्सपोनेंशियल का 0 होता है ना, तो जब इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो अब इस रिलेशन में x का आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, इन दोनों को इक्वेट करके इक्वल टू कर दीजिए m के दिस। ठीक, इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा, मिल गया ना। अब अल्फा आपने निकाल लिया, जब अल्फा निकाल लिया तो ये पूरा फैक्टर बेटा डायमेंशनलेस है। सेकंड टाइम W इक्वल टू आप रखिएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये फैक्टर डायमेंशनलेस हो गया, समझ लो, ये फैक्टर पहले से हमने प्रूव कर लिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने निकाली इस पोर्शन से, इस पोर्शन से अल्फा मिल गया, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ कर दिया, W वर्क डन है, तो ये हो गया ml स्क्वायर t के पावर कितना -2, अल्फा की वैल्यू जो आपने यहाँ पुट किया उसको निकाल लीजिएगा, रख दीजिएगा, तो बीटा स्क्वायर आएगा, बीटा का फिर रूट कर लीजिएगा। ठीक, in an octagon ABCD, ठीक, EFGH are equal sides, what will be the sum of, what will be the sum of किसका, AB AC AP AC AD AE AF, मतलब सभी का एक सम कर रहे हैं। ठीक, कहाँ तक जा रहे हैं, AH is AH if AO A से O तक की बीच की वैल्यू दी गई है, AO इक्वल टू 2i + 3j - 4k, ये वैल्यू A से लेके O तक की आपको डिस्टेंस दी गई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया बेटा। देखो अब कंडीशन क्या होता है, इसमें आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन बन जाता है, यहाँ से जब लेंगे ना, इस पोर्शन पे लेंगे, जैसे ये तो आपका सीधा सीधा जो भी साइड लेंथ दिया होगा उसके बराबर हो जाएगा, ये आपका यहाँ से एंगल 120 डिग्री का होता है, कितने का बनेगा, 120 का होगा। जब 120 का आप लेंगे तो इसकी वैल्यू जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना, नहीं 120 का होगा तो 120 सम नहीं करना है ना, दो ही वेक्टर हमारे पास हैं, तो इसका रिजल्टेंट किसी एक, जैसे यहाँ से कर रहे हो आप,
इनके बीच का एंगल हमारा हो गया 120, ये कितना है 120 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट इनके सेंट्राइज से पास आउट होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है किसी एक वेक्टर के बराबर हो जाएगा। नहीं, 3 वेक्टर होते तब 0 होता है। जैसे 120 पे आप 3 करते हो, सब 120 हो तब 0 होता है ना। जब 2 ले रहे हैं तो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, ठीक। इसकी वैल्यू जो होगी हमारा, जब यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू आप ऐसे करेंगे, यहाँ से जब आप निकालोगे तो एक ही करके, अब इसका रिजल्टेंट प्लस इसका रिजल्टेंट, ठीक। और यहाँ से करोगे तो डायगोनल बन जाएगा। सर ये एक ही मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, AB के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। हाँ, फिर वैसे ठीक। तो यहाँ से पुट करके एक एक स्टेप करके हम लोग, एक तरीका हमारा ये होता है निकालने का। दूसरा रूल होता है कि डायरेक्टली अगर हम लोग सम करते हैं तो इसकी वैल्यू जो दी गई है, इसकी जो वैल्यू आपको वो किस फॉर्म में दिया गया है, 2i + 3j - 4k के टर्म में दिया गया है। तो यहाँ से जो कंडीशन आपकी होगी, जैसे यहाँ डायगोनल आप निकालोगे तो इसका डायगोनल और इनके जितने भी होंगे अपोजिट, ये पोर्शन जो है पूरा, तो ये वेक्टर सम होगा ना। तो सभी का हम लोग इंडिविजुअल तोड़ के तब फिर क्या करेंगे, वेक्टर सम आप करोगे, ठीक। और जब रिजल्टेंट यहीं से लेना होता, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें चाहिए ना, फाइनली किसके बीच में पूछा गया आपको, व्हाट इज द सम ऑफ, इन सभी का सम करना है। तो सभी का जो है हम रिजल्टेंट निकाल के सारे का क्या करिए आपका, फिर रिजल्टेंट सम करिए, तब जाके आएगा। ये टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग टाइप का है, ठीक। तो जो आप पढ़ा रहे सर, 127 है कौन सा? कैपेसिटर का भी सब क्वेश्चन बोलो कौन सा, 114 ये वाला। रुक जाओ यार, साइड से आपका इसीलिए हो रहा है। अच्छा ये वाला पॉइंट हमारे हाथ में आ गया, रुक जाओ। अच्छा कौन से चैप्टर से, ये तो रैंडम आप खेल रहे हैं। 144 था ना, 114 इसी पोर्शन का। 114 एक क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा। 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ लेंथ L = कितना है 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ B = 3/2 सेंटीमीटर, ठीक। आर अरेंज एज शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट, बैठिए समझा देते बोर्ड से ही, नहीं तो सो जा तो ले जाओ, बोर्ड पे समझा देते, ले जाओ इसको। क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा। बोला गया 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स विथ लेंथ L = 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ B = 3/2 सेंटीमीटर, ठीक। आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, बोला गया उसको डायग्राम में दिखाया गया है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच का आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, A एंड C, ठीक। इज x × ε0/d, द वैल्यू ऑफ x, राउंड ऑफ द नियरेस्ट क्या इंटीग्रल के बीच में हमें राउंड ऑफ करके निकालना है बेटा, ठीक। देखो ABCD इनको कनेक्ट किया बेटा, बस इन सब में अभी आपको कल ही कॉन्सेप्ट उसने बताया था बेटा। ये प्लेटें इस तरह से दी गई हैं, आपको प्लेट एरिया दिया गया है, प्लेटों के बीच का सेपरेशन आपको दिया गया है। बोला गया A और C, B और D को एक पॉइंट से इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, और A और C भी कनेक्टेड है बेटा। ये मान लो A है, B है, C है, D है, इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया, और इनको क्या किया यहाँ से मान लीजिए, ठीक। इनके बीच का सेपरेशन D है, और इनको जब कनेक्ट करेंगे, मान लो एक पॉइंट पॉजिटिव ले लो, एक को प्लस दे दो, एक को माइनस दे दो, तो ये वाले प्लस, ये माइनस, ये प्लस, जैसे इस पे जब प्लस माइनस दोगे तो चार्जेस आपको इसने समझाया था, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो गया पॉजिटिव। इधर वाले क्या बनेंगे बेटा नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला हो गया क्या नेगेटिव। कितने कैपेसिटर डिजाइन होंगे 3, तो 3ε0 A/d, 3ε0 A/d, नीचे वाले कनेक्टेड है ना, डायग्राम को देख लेना यार। तो उस केस में 3ε0 A/, क्या हो जाएगा
डी के बराबर आ जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल पूछेगा तो जो एरिया और दिया गया उसको आप रख लीजिएगा। हाँ इसी में हाँ ऐसे से 5 का क्वेश्चन है जो आप कल देखे थे। हाँ हाँ क्वेश्चन ये हो गया। तो आप पढ़ा रहे हैं इसी में एक सेकंड बेटा, लेट हो रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ अभी क्लास में थे। और ठीक है, हाँ ठीक है, अभी तो बात। कितना बोल रहे थे बेटा? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट क्या है ना, ये करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 मीटर स्क्वायर एट एवरी point of the direction of the current density is at an angle of 60 degree with the unit vector of area of the cross sections. ठीक, the magnitude of electric field at every point of the conductor is, resistivity आपको दी गई है बेटा, resistivity दी है, करंट की वैल्यू दी गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है। ठीक, तो करंट डेंसिटी अगर आप निकालेंगे तो J = I by E मिल जाएगा। और अभी देखो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपने रिलेशन निकाला था। ठीक, नहीं एंगल दिया है तो जो एंगल आप लेंगे ना, जैसे मान लो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते समय जैसे अब एरिया ऐसे दिया गया है ये समथिंग, तो इसका जो कंडीशन होगा ये वाला आपको, इसका जो वेक्टर आपका एरिया वेक्टर निकालेंगे ऐसे होगा, तो इसका ये एंगल हमारा कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो जब इसके परपेंडिकुलर आप लेंगे, करंट तो ऐसे फ्लो करेगा ना, तो जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना तो वहां पे a cos 60 ले लीजिएगा। ठीक, तो जहां a रखते थे वहां पे क्या रख लेंगे, ये cos 60 रख के तब वैल्यू पुट करके निकालिएगा। ठीक, जैसे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट जब हमारा नॉर्मली इंसिडेंट होता था तब तो सीधा ये लेते थे, लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा तो इसका एरिया जो होगा ये वाला होगा ना नॉर्मल, तो नॉर्मल एरिया रख के तब लगाइएगा। लगा लेंगे अब परपेंडिकुलर होगा तो मतलब नहीं रखेगा, जरिए वाला मतलब। चलो आपका क्या था भैया, जल्दी करो, सर आ गए होंगे। अब इसमें नहीं है, हम जो भेजे थे उसमें है। अरे यार लेट हो रहा है। कहाँ गया यार? ऐसे था क्या इसमें दे, यही वाला जैसे यहाँ से कनेक्ट किया आपने, इसको आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो कंडीशन क्या दे रहे हैं, अब वहीं से देख लें आप आधा क्या बनाए हो क्या नहीं बनाए हो। लेट हो रहा है यार, अब रुक जाओ बेटा। कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर बोलो फिर से। 22। देखो कंडीशन क्या बनना है आपका बेटा, हम डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन से ये है, दूसरा ये है आपका, थोड़े सारे क्वेश्चन बता। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट आपने क्या लिया है, ए बी है बेटा, ए है, दूसरा बी है। सेपरेशन सभी का प्लेट एरिया ए ले लीजिएगा, सेपरेशन सभी के लिए क्या होगा, डी होगा। ये ले लीजिएगा, सेपरेशन सभी का कितना है, डी है। अब बताओ इसमें कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ए को जो पॉइंट आपने दिया है यहाँ पे कंसीडरेशन कैसे होगा, ए को मान लो हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया, बी को क्या लेंगे तब आप नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव वाले का जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो साइड में आपको लगेंगे, जैसे यहाँ से हम लोग दे रहे हैं ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या लिया आपने नेगेटिव लिया। अब इसमें आपका इंडक्शन से दूसरे वालों पे क्या होगा, चार्ज का आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। बाई किससे करेंगे आप, इंडक्शन से वहां पे चार्ज का हम लोग क्या करेंगे,
डेवलपमेंट करेंगे। तो जब इंडक्शन से डेवलप होगा तो पॉजिटिव वाला जो है उससे करस्पॉन्डिंग में कितना मिलेगा आपको, पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग में क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में जो प्लेटें होंगे उसमें क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि एक पॉजिटिव नेगेटिव कितने कैपेसिटर बनेंगे, कितने कैपेसिटर बनेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 बनेंगे कि 2 बनेंगे कि 6 बनेंगे, कितना बनेगा, जो कैपेसिटर हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 5 6 या कितना, कहाँ चला गया क्वेश्चन यार, कि 1। अब सोच लो कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4 5, और लोग कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, 5 1 2 3 4, कौन कौन से, जो ए बी से जुड़ा है, ए से 2 बनेगा और बी से 2 बनेगा, और इधर ये नाले को नहीं, क्या वो कैपेसिटर लाइक बिहेव करेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें, वो कैपेसिटर लाइक बिहेवियर होगा या नहीं होगा। कैपेसिटर बनेगा लेकिन हम उसको कहीं जोड़ ही नहीं सकते। देखो कंडीशन क्या होता है समझ लो बेटा, ये जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉजिटिव हुआ, ये इससे करस्पॉन्डिंग जुड़ता नेगेटिव, लेकिन ये कहीं से कनेक्टेड, इन बीच के पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो सर्किट में आएंगे नहीं, और रिजल्टेंट हमें वही देता जो सर्किट में क्या हो, अटैच है, तो उसका अटैचमेंट सर्किट में नहीं है, तो इसलिए वो काम करेगा खाली ए के सर्किट जो हमारा अटैच है, तो इसी की तरह, तो खाली हम लेंगे इस पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या ले लेंगे, डी के बराबर लेंगे। ये जो बनाएंगे वो सर्किट कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे, यानी शॉर्ट सर्किटिंग वाली कहानी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से वो क्या एज ए कैपेसिटर काम नहीं करेंगे, हो जाएगा। चल अब सर आके वेट कर रहे हैं, लेट हो हैं, फिर से खोलें यार, बोलो डायग्राम है, रुक जाओ यार, कहाँ चला गया, ये तो इतना अभियोजक का ग्रुप है कि ला मोबाइल पास कर दो मोबाइल पास, जल्दी करो। 17 नंबर ये 2 कैपेसिटर C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt, ठीक, respectively if यार खोलो भैया, अरे लगा के रखते हैं, उनका पर्सनल मामला, उसमें आप इंटरफेयर काहे कर रहे हो। देखो हम अपने खोल रहे हैं तो फिर गायब हो गया यार। सत्रह नंबर बेटा, रुक जाए बेटा, खुलने दे यार। 2 कैपेसिटर C1 and C2 are changed to 120 and क्या charged to 120 and 200 volt respectively, ठीक। It is found that the connecting them together potential on each one can made to 0, then आपको दोनों को, अगर मान लो एक कैपेसिटर C1 है दूसरे को C2 है, एक का बेटा C1 है दूसरे का कितना है C2 है, ठीक। इसको हमने जोड़ा था कितने वोल्ट तक, पहले वाला 120 वोल्ट और दूसरे वाले को 200 वोल्ट, ये 120 वोल्ट था, ये 200 वोल्ट था बेटा। ये जुड़े, अभी जोड़े नहीं है तो इंडिविजुअली हमने चार्ज किया, तो यहाँ पे C1 था, ये C2 था, तो चार्ज Q1 की वैल्यू आएगी बेटा C1 इंटू V1 और C2 Q2 की वैल्यू आएगी C2 इंटू V2, ठीक। Q2 हो गया C2 इंटू V2। चार्जिंग करने के बाद दोनों क्या कह रहा है बाद में, कनेक्टिंग देम टुगेदर पैरेलल टू ईच अदर कैन बी मेड 0, क्या कर दे रहा है उसमें, दोनों पे नेट वैल्यू कितने, ये इट इज फाउंड टू द कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच विल बी 0, 0 का मतलब दोनों रिवर्स डायरेक्शन में जोड़ दो, 0 का मतलब क्या कर दिया, दोनों को रिवर्स में जोड़ दिया बेटा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, दोनों चार्जेस क्या होंगे न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, यानी C1 B1 इक्वल टू कितना
C2V2 होना चाहिए इस केस में जब न्यूट्रलाइजेशन की आप बात करोगे। तो उस केस में C1 इंटू 120 इक्वल टू C2 इंटू 200, तो C1 अपान C2 की वैल्यू आएगी 200 अपान कितना 120, कितने से कटेगा 5/3, तो हो गया 5 क्या 3। रेशियो देखो क्या दिया है, अब जो भी होगा निकाल लीजिएगा, ठीक। ये पकड़ा दो बेटा, समझे? मतलब दोनों पे जो चार्जेज होंगे ना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिलेशन जब आपका हो जाएगा बेटा, तब कंडीशन रेशियो हमारा वहां से वो मिलेगा, ठीक। चलो हो गया। हाँ पूछ लीजिएगा, अब एक दिन सब कैसे निपटाओगे, लेट करवा दिया यार। लोगों ने पूछा